नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 5 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 12 गुरु और चेला पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही मज़ेदार, एकदम कॉमेडी से भरा हुआ पोएम। यह है पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम इस कविता को बहुत अच्छे से शब्दार्थ के साथ, चित्रों के साथ अच्छे से समझने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा हंसने वाले हैं। और फिर पार्ट 2 में हम इस कविता के पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप मिंट टॉक इंडिया चैनल में नए हैं तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि आने वाले चैप्टर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हमारी कविता का शीर्षक है गुरु और चेला। गुरु का मतलब होता है टीचर, गुरुजी, और चेला का मतलब होता है कि शिष्य, स्टूडेंट। एक गुरुजी और एक शिष्य की ये कविता हम आज पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हम सबको ये पता है कि जब भी हम अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो हम सबसे पहले हमारे मम्मी पापा या फिर अपने गुरुजी को, अपने टीचर्स को बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो गुरु होते हैं वो हमसे उम्र में बहुत बड़े होते हैं। उन्हें ज़िंदगी का भी बहुत अनुभव होता है। उनके पास हर एक मुसीबत का हल होता है, क्योंकि हमारे बड़ों के पास, हमारे गुरु के पास हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञान और अनुभव होता है। तो इस कविता में भी एक गुरुजी हैं जिनके पास उनके चेले से बहुत ज़्यादा अनुभव और ज्ञान है। और जब गुरुजी का ये चेला मुसीबत में पड़ जाता है तो कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके गुरुजी अपने चेले को बचा लेते हैं, हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना एक धेला। एक गुरुजी थे और उनका एक शिष्य था, चेला था। दोनों मिलके घूमने निकल पड़े थे और उनके पास कोई भी धेला नहीं था। धेला का मतलब पैसा। बिना पैसे के ही अगर हम घूमने चले जाएंगे तो क्या होगा? क्या हम शॉपिंग कर पाएंगे, मज़े कर पाएंगे? आइसक्रीम, बलून्स कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन ये दोनों फिर भी घूमने चले थे। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। और चलते चलते वो एक नगर में पहुँचे। नगर का मतलब टाउन होता है, जो बहुत ज़्यादा सिटी की तरह डेवलप नहीं होता और बहुत ज़्यादा गांव की तरह भी नहीं होता। इन बिटवीन सिटी एंड अ विलेज होता है। तो गुरुजी और चेला चलते चलते एक टाउन में पहुंचे थे, एक नगरी में पहुंचे थे। और उस नगरी का जो रास्ता था, जो सड़कें थी, वो एकदम चमाचम साफ सुथरी, क्लीन थी। उस रास्ते पे चलते चलते दोनों को कौन मिला? मिली एक ग्वालिन, धरे शीश गगरी। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। अब जब भी हम किसी नए जगह पे जाते हैं, वहाँ पे हमें कोई भी इंसान दिखाई देता है, हम उससे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। तो गुरुजी को रास्ते पे मिली एक ग्वालिन। ग्वालिन क्या होता है? ग्वाला तो आपको पता ही है, गाय चराने वाले इंसान। ग्वाले की जो पत्नी होती है उसे कहते हैं ग्वालिन। जिनके घर में बहुत सारी गायें होती है, जो दूध दोते हैं और लोगों को दूध बेचते हैं। तो गुरुजी को भी मिली एक ग्वालिन, धरे शीश गगरी। धरे मतलब उसने पकड़े हुए थे, शीश पर, अपने सिर पर, गगरी, गगरी मतलब मटका। गुरु ने कहा तेज। गुरु ने जोर से चिल्ला के ग्वालिन से बोला, ग्वालिन ना भगरी, कि अरे ग्वालिन, मुझे देख के भाग मत जा। बता कौन नगरी, बताओ तो ये कौन सा नगर है, बता कौन राजा, और बताओ तो इस नगर का राजा कौन है, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा, कि जिसके प्रसिद्धि का, जिसके फेमस होने का लोग यहाँ पे बाजा बजाते हैं, बहुत गुणगान करते हैं। इस नगर का कौन राजा है, उसका नाम क्या है? तो जब ग्वालिन ने देखा कि स्ट्रेंजर अच्छे से बात कर रहे हैं, तो ग्वालिन ने भी रिप्लाई किया। कहाँ बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। ग्वालिन ने बढ़ के आगे आके कहा, महाराज पंडित, कि महाराज पंडित हो आप, पधारे भले हो, अच्छा हुआ आप यहाँ पे आज आए हो। पधारना का मतलब आना। अच्छा हुआ कि आज हमारे नगर पे पंडित जी आए हैं, आपका आना हमारे लिए बहुत अच्छा है। यह अंधेर नगरी है, अनबूझ राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। फिर ग्वालिन ने अपने नगर का नाम बताया कि ये अंधेर नगरी है। अंधेर का मतलब वैसे तो डार्कनेस होता है, अंधेरा होना,
लेकिन यहाँ पे अंधेर का मतलब एक ऐसा नगर जहाँ पे कोई रूल्स फॉलो नहीं होते, सब गड़बड़ गड़बड़ चलता रहता है। यहाँ पे कब कौन सी मुसीबत आ जाए पता नहीं। और हमारे राजा कैसे हैं? अनबूझ राजा हैं, एकदम नासमझ नादान राजा हैं, जो बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं है, अपने सोच विचार का प्रयोग नहीं कर सकते, बुद्धू राजा हैं। क्योंकि उन राजा ने कैसे नियम बना रखे हैं? टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। सबसे पहले टके का मतलब क्या होता है? आधा आना। और आधे आने में लोग 1 सेर मतलब 1 किलोग्राम तक का सामान खरीद लेते थे अंधेर नगरी में। कौन सा सामान? टके सेर भाजी खरीद लेते थे। भाजी मतलब सब्जी तरकारी। और टके सेर खाजा भी खरीद लेते थे। खाजा मतलब खाने की चीजें, ज्यादातर मिठाइयाँ। अंधेर नगरी में 1 टके में ही 1 किलोग्राम सब्जी खरीदने को मिलता था और 1 टके में ही 1 किलोग्राम मिठाइयाँ भी खरीदने को मिलती थी। तो ये सुन के गुरुजी तो समझ गए कि ऐसी नगरी बहुत ही खतरनाक है रहने को, पता नहीं कब कौन मुसीबत आ जाए। और जिस नगरी का राजा ही बुद्धू हो, वो लोगों के लिए क्या भलाई का काम करेगा। गुरु ने कहा, जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। मुसीबत मोल लेना मतलब परेशानी को खुद बुला लेना, कष्ट को निमंत्रण देना कि इस नगरी में रहना जान देने के बराबर है। पता नहीं कब कौन सी मुसीबत आ जाए कि मेरी जान ही चली जाए, मैं मर ही जाऊं। मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, मुझे खुद ही यहाँ पे रह के किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, क्षण मतलब समय, न जाने किस समय में यहाँ अंधेरा हो जाए। अंधेरा मतलब प्रॉब्लम्स हो जाए, प्रॉब्लम में हम पड़ जाएं। यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। मैं अपने मन में भी यही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गुरु ने कहा, किंतु चेला न माना। गुरुजी क्योंकि बहुत ज्ञानी थे, वो बहुत सारी चीज़ें समझते थे, तो उन्होंने अपने ज्ञान के बेसिस पे, अपने अनुभव के एक्सपीरियंस के बेसिस में बोला कि ऐसी जगह पे रहना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, शायद कभी हमारी जान ही चली जाए। लेकिन चेला तो थोड़ा तना समझ था, उसे गुरुजी की बातें समझ में नहीं आई। चेला नहीं माना। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। तो चेला जब माना ही नहीं तो गुरुजी क्या करेंगे? विवश होके उन्हें वापस लौट जाना पड़ा अपने घर में। विवश होना मतलब लाचार होना, बेबस होना कि चलो तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो क्या करूँगा, मैं खुद ही अकेला ही चला जाता हूँ, तुम रहो यहाँ पे। गुरुजी गए, गुरुजी अपने घर चले गए। रह गया किंतु चेला, चेला अंधेर नगरी में ही रह गया। यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। और चेला बैठे बैठे यही सोचता रहा कि अब मैं अकेला ही मोटा हूँगा। कैसे मोटा हूँगा? खा खा के मोटा हूँगा, क्योंकि यहाँ हर चीज़ बहुत सस्ती जो मिलती है। और अकेला मोटा हूँगा इसलिए क्योंकि गुरुजी तो अभी है नहीं, सारी चीज़ें मैं अकेला ही खा जाऊँगा। चला हाट को देखने आज चेला। तो आज चेला हाट देखने गया। हाट मतलब बाजार, जहाँ पे तरह तरह के सामान लेकर लोग बेचने बैठे हुए थे, अंधेर नगरी के लोग। तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। तो चेले ने भी वहाँ पे अजब, अनोखा, अजीब अजीब से लोगों को देखा। रेल पेला मतलब बहुत ज़्यादा भीड़। और क्या देखा? टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। वहाँ पे जाके चेले ने देखा कि हर चीज़ टके सेर में मिलती है, यानी कि 1 किलोग्राम 1 टके में हर चीज़ मिलती है। अगर आपको 1 किलो हल्दी खरीदना है तो 1 टका देना पड़ेगा, 1 किलो जीरा खरीदना है तो भी 1 टका देना है, 1 किलो ककड़ी खरीदनी है या फिर 1 किलो खीरा खरीदना है तो भी उसका जो कॉस्ट है वो 1 टका ही है। हर चीज़ का दाम एक जैसा ही है। और सिर्फ सब्जियां ही नहीं, कॉस्टली जो मिठाई होती है वो भी टके सेर में मिलती है। यहाँ पे टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। तो अंधेर नगरी में 1 किलोग्राम रबड़ी भी 1 टके में मिल रही थी। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। बहुत दिनों तक
चेले ने, उसने मतलब चेले ने मलाई को पूरा दबा दबा के पेट भर भर के खाया। चेले को तो बहुत सस्ते में मिल रहा था, इसीलिए उसने बहुत दिनों तक खूब मलाई खाई। उड़ाना का मतलब होता है बहुत ज्यादा रबड़ी मलाई उसने खाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। फिर एक दिन क्या हुआ, बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। एक दिन बहुत जोरदार बारिश हुई, लगातार पानी बरसता रहा, चम 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 बिजली चमकती रही, बारिश होती रही, बिजली की दम 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 की आवाज होती रही। गरजते थे बादल, बादलों की आवाज, झमकती थी बिजली, बिजली का चमचम चमकना। थी बरसात गहरी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, धमकती थी बिजली। इतने जोर की बारिश हुई कि नगर में एक मुसीबत आ गई। क्या मुसीबत? गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। प्रॉब्लम ये हो गई कि उस राज्य की एक बड़ी सी दीवार जो थी वो बारिश में गीली होके कमजोर होके गिर पड़ी, टूट गई। और जब राज्य का कोई बड़ा सा सामान का नुकसान होता है तो क्या होता है, राजा जी वहां पे देखने पहुंचते हैं कि अरे ये कैसे हुआ, कब हुआ। तो वहां पे राजा जी भी पहुंचे तुरंत, तुरंत मतलब तुरंत, एकदम जल्दी से अपनी सवारी को लिए। सवारी को लिए मतलब घोड़े पे सवार होके राजा जी तुरंत वहां पे पहुंचे। झपट संतरी को डपट कर बुलाया। झपट मतलब जल्दी से, तुरंत। संतरी को उस दीवार के पास जो पहरेदार पहरा दे रहा था, सिक्योरिटी गार्ड, उसको डांट कर वहां पे बुलाया। डपट कर मतलब डांट कर। राजा जी को लग रहा था कि इसमें संतरी की ही गलती है। राजा जी ने डांटते हुए संतरी को बोला, गिरे क्यों ये दीवार, किसने गिराया? संतरी जी तो डर गए। कहा संतरी ने, महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य। खता का मतलब है कि गलती, अपराध, कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, ना मेरा कर्तव्य कि मेरा इसमें कोई काम ही नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया इस दीवार पे, कि मेरी वजह से ये दीवार नहीं गिरी। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी। यह ना मोटी घनी थी। संतरी ने कहा कि ये दीवार तो पहले से ही कमजोर थी, एकदम वीक थी, बहुत पहले से ही ये दीवार कमजोर बनी हुई थी, इसीलिए थोड़े से ही बारिश की वजह से, आंधी तूफान की वजह से ये गिर गई, क्योंकि यह ना मोटी घनी थी। मोटी घनी का होने का मतलब ज्यादा मोटी दीवार नहीं थी, पतली दीवार थी, इसीलिए कल रात को जो बारिश हुई थोड़े से आंधी तूफान की वजह से ही ये दीवार गिर गई। लेकिन राजा जी को तो पसंद नहीं आया, उन्हें तो किसी ना किसी को पनिशमेंट देना था। तो संतरी ने अपने आप को बचाते हुए बोला, खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य। संतरी ने अपने आप को बचाते हुए कहा कि खता तो, गलती तो कारीगर की है। कारीगर यानी कि मिस्त्री, मेजन, जिसने इस दीवार को बनाया है। शायद उसी ने ठीक तरीके से नहीं बनाया था, इसीलिए तो दीवार गिर गई। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ साइड में खड़ा होके पहरा दे रहा था, मैंने तो इस दीवार को धक्का भी नहीं लगाया, मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर राजा जी ने कारीगर को बुलाया। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। कारीगर को जल्दी से तुरंत ही वहां पे बुलाया गया कि ए चलो चलो, राजा जी ने बुलाया है, जल्दी चलो। फिर उसको वहां पे बिठाया गया और फिर राजा जी ने कारीगर को डांटना शुरू किया। कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो, खता इसकी है, आज इसको कजा दो। राजा जी ने कहा कि क्योंकि ये दीवार कारीगर ने बनाई थी और उसने ठीक तरीके से नहीं बनाया, इसीलिए कारीगर को सजा दो, पनिशमेंट दो इसे। खता इसी की है, गलती इसी की है, आज इसको कजा दो। कजा मतलब मौत की सजा। पहले ज़माने में राजा महाराजा लोग जब भी किसी को पनिशमेंट देते थे तो ज़्यादातर मौत की सज़ा देते थे कि इसने अगर गलती की है इसे मार डालो, इसे नहीं जिंदा रहना चाहिए। तो राजा जी ने भी कारीगर को मौत की सज़ा दे दी। कारीगर तो डर गया, उसने अपने आप को बचाते हुए कहा कारीगर ने,
जरा भी की न देरी। महाराज, इसमें खता कुछ न मेरी। कारीगर भी डर गया था। उसने भी अपने आप को बचाते हुए बिल्कुल भी देरी नहीं की, जरा भी देरी नहीं की, और तुरंत ही उसने बोला, महाराज, इसमें खता कुछ न मेरी, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। यह भिश्ती की गलती है, उसकी शरारत। किया गारा गीला, उसी की है ये गफलत। तो कारीगर ने भी अपने आप को बचाते हुए गलती किसके सिर में डाल दी? भिश्ती के सिर पे डाल दी। अब ये भिश्ती कौन होता है? पहले ज़माने में भिश्ती उन लोगों को कहा जाता था जो अपने साथ पानी भर के लाते थे। भिश्ती पुराने ज़माने में पानी ढोकर लाने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। और वो पानी किस में ढोते थे? इस फोटो में आप इनके कंधे पे एक अलग तरीके का बैग देख रहे हैं ना, इसे मशक कहा जाता है। मशक बनता है किसी भी जानवर के स्किन को स्टिच करके, चमड़े का बनाया हुआ थैला, बैग मशक कहा जाता है। और इस मशक में पानी भर के लाया जाता है। और जो ये काम करता है, जो पानी भर के लाता है मशक में, उसे कहा जाता है भिश्ती। और ये भिश्ती जो होता था वो आज के ज़माने के जैसा सीमेंट और पानी को मिक्स करके ऐसा गाढ़ा घोल बनाता है। आपने अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है ना, दीवारें कैसी बनती है? ईंटों को ऐसे सीमेंट के मिक्सचर को जोड़ जोड़ के दीवार बनाई जाती है। तो भिश्ती भी यही काम किया करते थे। अपने मशक में चमड़े के बने हुए थैले में पानी लेके आते थे, ऐसा गारा बनाते थे और फिर दीवारों को बनाया जाता था। तो कारीगर ने भी यही कहा कि मैंने तो सिर्फ दीवार बनाई थी, लेकिन उस दीवार को बनाने में जो ये मिक्सचर यूज़ हुआ था, गारा यूज़ हुआ था, वो किसने बनाया था? वो तो भिश्ती ने बनाया था। तो भिश्ती की ही गलती हुई ना। कारीगर ने कहा, यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत। किया गारा गीला। गारा क्या है? वही सीमेंट और पानी का मिश्रण। खैर, पहले ज़माने में तो सीमेंट नहीं मिलता था, तो उस समय पानी, मिट्टी और बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके एक लेसदार घोल बनाते थे जिससे दीवारें बनाई जा सके। तो इसीलिए कारीगर ने बोला कि भिश्ती ने जो गारा था वो ज़्यादा ही गीला कर दिया था, ज़्यादा पानी डाल दिया था। अब इस चीज़ में हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा? मम्मी को, अगर आपने आटा गूंथते हुए देखा है, अगर आटे में मम्मी ज़्यादा पानी डाल देगी तो क्या हम नीड कर पाएंगे? नहीं, वो नीडिंग करने वाला आटा एकदम डोसा बैटर टाइप लिक्विड लिक्विड हो जाएगा। तो उससे तो हम रोटियां नहीं बना पाएंगे। वैसे ही कारीगर ने भी कहा, भिश्ती ने जो गारा था वो ज़्यादा गीला कर दिया था और उसी से ये दीवार ठीक नहीं बनी थी। गफलत मतलब उसी से ये केयरलेसनेस, ये असावधानी वाला काम हुआ, ये बेपरवाही हुई। फिर कहा राजा ने, जल्द भिश्ती को बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। तो राजा जी भी मान गए कि हाँ, सही बात है, ये तो भिश्ती की ही गलती है कि ये दीवार टूट गई, क्योंकि उसने इस मिश्रण को अच्छे से नहीं बनाया था। तो इसीलिए भिश्ती को पकड़ो, जल्दी से उसे बुलाओ, पकड़कर उसे जल्दी से फांसी चढ़ाओ। चला आया भिश्ती, हुई कुछ ना देरी। कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी। अब भिश्ती भी आते आते डर गया। जल्दी से वो आया, बिल्कुल भी देरी नहीं की आने में, और उसने आते ही कहा, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। कि महाराज, मैंने तो उतना ही पानी यूज़ किया, उतना ही पानी मिक्स किया जितना मशक में था। तो गलती उसी की है ना जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। जितना मशक बड़ा होगा उतना पानी उसमें समा जाएगा। तो मशक बनाने वाली की गलती है ना, क्योंकि उसने इतना बड़ा मशक बनाया, उसमें बहुत ज़्यादा पानी आया था और मैंने पूरे पानी को यूज़ कर लिया मिश्रण बनाने में। तो मशक बनाने वाली की ही तो गलती है ना। अब मशक बनाने वाले इंसान को भी बुलाया गया, वो भी डरते डरते आया। मशक वाला आया, हुई कुछ ना देरी। कहा उसने, इसमें खता कुछ ना मेरी। मशक वाले ने भी अपने आप को बचाते हुए बोला कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, यह मंत्री की गलती है। ये गलती किसकी है? मंत्री जी की है। दरबार में बैठे हुए जो मिनिस्टर हैं, राजा जी के मंत्री, उनकी गलती है। मंत्री की है गफलत। गफलत मतलब असावधानी।
मंत्री जी की बेपरवाही है, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। शरारत मतलब मिस्चीव, उनकी बदमाशी है ये, और उनकी ही हिकमत मतलब उनकी ही तरकीब, उन्होंने ही प्लान करके कोई चाल चली है, कोई चतुराई भरा काम किया है उन्होंने। अब मशक बनाने वाले ने मंत्री जी का नाम क्यों लिया? क्योंकि मंत्री जी ने ही मशक बनाने के लिए जानवर का चमड़ा लाके दिया था मशक बनाने वाले को। मशक वाले ने कहा, बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। कि मंत्री जी ने मुझे एक बहुत बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया था, खरीद के दिलाया था। उन्होंने उस चमड़े में से थोड़ा सा भी चमड़े का पीस चुराया नहीं था। चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया, पूरे चमड़े से उन्होंने मशक बनाने को मुझे बोला था। बड़ी है मशक, खूब भरता है पानी, और इसीलिए जब उस चमड़े को मैंने स्टिच करके मशक बनाया, बैग बनाया, तो वो मशक बहुत बड़ा बना। बड़ी है मशक और उसमें खूब भरता है पानी, उसमें बहुत सारा पानी हम भर सकते हैं। ये गलती ना मेरी, ये गलती है बिरानी। ये गलती मेरे द्वारा तो नहीं हुई, मैंने तो नहीं की, ये गलती बिरानी है। बिरानी का मतलब पराई, किसी और की गलती है। कौन किसी और? मंत्री जी की गलती है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ मशक बनाने का काम किया, स्टिचिंग करने का काम किया। अब मंत्री जी ने ही मुझे इतना बड़ा चमड़ा लाके दिया, इतने बड़े जानवर का चमड़ा लाके दिया कि बैग भी इतना बड़ा बन गया। तो उसमें अब इतना सारा पानी अगर धर के आता है तो मेरी क्या गलती? अब राजा जी मंत्री जी पे गुस्सा हो गए। राजा जी ने कहा, है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। कि अगर मंत्री जी की गलती है तो जल्दी से मंत्री जी को लाओ, और फिर मेरा ये हुक्म है, मेरा ये आदेश है कि अब मंत्री जी को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन। जल्लाद क्या होता है? ऐसा इंसान जो किसी अपराधी को मृत्यु दंड देता है, फांसी चढ़ाता है। तो जल्लाद मंत्री जी को तुरंत ले चले फांसी चढ़ाने, क्योंकि राजा जी ने आदेश दिया। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, तुरंत चढ़ाने फांसी, उसी दम उसी क्षण। मंत्री जी को फांसी देने उसी समय उसी पल। दम मतलब उसी पल, एग्जैक्टली ऑन दैट टाइम। क्षण का मतलब भी समय होता है, उसी सेकंड, उसी मिनट, उसी सेकंड पे ही जल्लाद मंत्री जी को लेके फांसी चढ़ाने गए। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, ना गर्दन में फांसी का फंदा था आता। मंत्री जी बहुत ही पतले शरीर वाले थे। दुबला होना मतलब पतले शरीर वाला होना। इतने पतले थे कि उनकी गर्दन में, उनके नेक में फांसी का फंदा तो आता ही नहीं था। फांसी का फंदा क्या होता है? किसी बड़ी सी मोटी रस्सी को अगर हम गांठ बांध के एक लूप जैसा बना ले, वो होता है फांसी का फंदा। अब फांसी का फंदा का घेरा जितना था, उसमें मंत्री जी की गर्दन तो आ ही नहीं रही थी। मंत्री जी बहुत पतले शरीर वाले, दुबले पतले से थे, इसीलिए फांसी का फंदा उनके मुंह से बार बार निकलता जा रहा था, बिल्कुल उनकी गर्दन आ ही नहीं रही थी। तो अब राजा जी को फिर से गुस्सा आ गया। राजा जी ने क्या कहा? कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। कि अगर मंत्री जी की गर्दन इस फांसी में नहीं आ रही है तो ठीक है, किसी मोटी गर्दन वाले को पकड़ो और उसे ही यहाँ पे फांसी चढ़ा दो। अब बताओ, ऐसा कभी होता है क्या? गलती कोई करे और उसकी सजा किसी और को मिले? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि ये अंधेर नगरी थी और राजा बिल्कुल बुद्धू राजा। राजा जी को पता ही नहीं था कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन अब राजा जी ने ऐसा हुक्म दिया है तो सिपाही को तो मानना ही पड़ेगा। तो सिपाही एक मोटी गर्दन वाले इंसान को ढूंढने निकले। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। और जब सिक्योरिटी गार्ड संतरी एक मोटी गर्दन वाले इंसान को ढूंढने गए तो उन्हें बाजार में कौन मिला? वही चेला मिला जो गुरुजी के साथ आया था और इतने दिनों तक खा खा के खूब मोटा हो गया था। और रास्ते पे जब संतरी ने उसे देखा, वो तब भी खाता ही जा रहा था। मिला चेला खाता था हलवा दनादन,
खड़े होके वो हलवा खा रहा था, लगातार खाए जा रहा था। कहा संतरी ने, चले आप फौरन, कि आप जल्दी से, फौरन, तुरंत, जल्दी से मेरे साथ चलिए। महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। न्योता मतलब किसी को खाने के लिए निमंत्रण देना, कि हमारे महाराज ने आपको एक फीस्ट खाने के लिए, पार्टी के लिए इनवाइट किया है, आप जल्दी जल्दी चलिए हमारे साथ, इसी क्षण मतलब इसी समय हमारे साथ चलिए। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला। तो चेले को भी लगा कि अरे वाह, राजा जी ने मुझे खाने पे बुलाया है, पता नहीं क्या क्या डिशेस होंगे, बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो बहुत मन में खुश हो, मन में बहुत खुश होकर चला आज चेला। चेला संतरी के साथ चल दिया। कहा, आज न्योता छकूंगा अकेला, कि आज तो महाराज जी का निमंत्रण मैं अकेले ही पेट भर के खाऊंगा। छकूंगा मतलब पेट भर के खाना, अकेला खाऊंगा, क्योंकि गुरुजी तो है नहीं, मुझे अकेले ही सारी चीज़ें खाने को मिलेंगी। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला। लेकिन जब वो राजा जी के दरबार में आके पहुंचा तो वहाँ पे उसने झमेला देखा, प्रॉब्लम देखा। वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। महाराज जी के दरबार में एक अजब सा मेला जमा हुआ था। इतने सारे लोग जो थे, क्योंकि वहाँ पे संतरी था, कारीगर था, मशक बनाने वाला था, मंत्री जी भी थे। इतने सारे लोगों का एक साथ इकट्ठा होना कोई नॉर्मल बात तो थी नहीं। तो वहाँ पे जब उसने देखा कि यहाँ पे इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। राजा जी ने जब देखा कि संतरी एक मोटी गर्दन वाले इंसान को लेके आया है, तो राजा जी भी मोटी गर्दन देख के खुश हो गए। उन्होंने बोला, हाँ, यह मोटी है गर्दन, कि ये गर्दन बहुत मोटी है, ये सही रहेगी फांसी चढ़ाने के लिए, इसे तुम बढ़ाओ, इस मोटी गर्दन को तुम आगे कर दो। कहा राजा ने, इसको फांसी चढ़ाओ, कि मंत्री जी दुबले पतले हैं तो क्या हुआ, ये वाला मोटा इंसान मिल गया है ना, अब इसे तुम फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने, कुछ खता तो बताओ, कि महाराज जी मेरी गलती क्या है, मेरी गलती तो बताओ, कि मैंने क्या गलत काम किया है जिससे मुझे फांसी की सजा मिल रही है। राजा ने कहा, चुप, ना बकबक मचाओ, कि चुप हो जा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलना। चेला तो थोड़ा डर गया, मगर था ना बुद्धू, था चालाक चेला। चेला बिल्कुल भी बुद्धू नहीं था, वो बहुत ही चालाक था, चतुर था, इंटेलिजेंट था। मचाया बड़ा ही वहाँ पे झमेला। वहाँ पे खड़े खड़े उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत ही बड़ा झमेला उसने मचाया। उसने कहा, कहाँ पहले गुरु जी के दर्शन कराओ, फिर मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। उसने कहा, पहले मुझे गुरुजी से एक बार मिलने दो। दर्शन कराना मतलब पहले गुरुजी से मिलाओ, गुरुजी को देखने का एक मौका दो, उसके बाद चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जोर जोर से वो चीखने लगा। गुरुजी बुलाए गए। गुरुजी को राजा जी ने बुलवा भेजा। झट वहां पर जल्दी से एकदम तुरंत गुरुजी वहां पे पहुंच गए। कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर, कि जहां पे चेला खड़े खड़े रो रहा था, क्योंकि उसे जबरदस्ती फांसी जो मिलने वाली थी बिना किसी गलती के, चेला खड़े खड़े रो रहा था। तो गुरुजी वहीं पे आके पहुंचे। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। गुरुजी ने भी आके बोला कि इधर आओ, इधर आओ, मुझे तुमसे सीक्रेटली कुछ बात बतानी है। उसके बाद गुरुजी ने चेले के कान में चुपचाप धीरे धीरे कुछ मंत्र गुनगुनाया। मंत्र गुनगुनाया मतलब एक आइडिया बताया। गुरुजी ने जैसे ही आके देखा कि उनके चेले को बिना किसी मतलब के फांसी लगाई जा रही है, तो गुरुजी तो समझ गए कि मैंने बहुत दिनों पहले जो तुम्हें बात बताई थी कि अंधेर नगरी में रहना हमारे लिए मुसीबत को निमंत्रण देने के बराबर होगा, हम ज़रूर कोई प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो तुम उसी प्रॉब्लम में आज फंस गए, तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम में देख के उसके टीचर्स, उसके मम्मी पापा शांति से तो नहीं रह सकते। तो गुरुजी ने भी एक सल्यूशन ढूंढ के निकाला और उन्होंने अपने चेले को बुलाया और उसके कान में चुपके चुपके एक आइडिया बताया। उस आइडिया को सुनने के बाद चेला मान गया कि हाँ हाँ गुरुजी आप सही बोल रहे हो, हम भी ऐसा ही करते हैं। उसके बाद आइडिया क्या था, झगड़ने लगे फिर गुरु
और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु और चेला दोनों मिलके झगड़ने लगे, बहुत जोर जोर से झगड़ा करने लगे। मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला, धक्का मुक्का शुरू हो गया, एक दूसरे को धक्का मारने लगे, बहुत झगड़ा करने लगे, बहुत बड़ा सा रेल पेला झमेला वहां पे बच गया। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। अब गुरुजी और चेला प्लान बना के झगड़ने लगे एक दूसरे से। गुरुजी ने कहा कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा, हटो तुम यहाँ से। चेले ने कहा नहीं नहीं गुरुजी, आप बीच में कहाँ से आ गए, फांसी पर तो मैं मरूंगा क्योंकि राजा जी ने मुझे बोला है। और आसपास जितने भी लोग थे, संतरी, मंत्री, मशक बनाने वाला, कारीगर, राजा, सब खड़े होके इन दोनों को देखते ही रहे कि अरे फांसी पर लोग मरने से तो हमेशा बचना चाहते हैं, कौन मरना चाहता है आखिर, लेकिन ये दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से। हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए ना छुटते लड़े ऐसे दोनों। गुरु और चेला ऐसे आपस में लड़ रहे थे, चिपक चिपक के एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे कि जैसे उन दोनों को हटाया नहीं जा रहा था, दूसरे लोग उन दोनों को आपस से हटा नहीं पा रहे थे, उन दोनों को छुड़ा नहीं पा रहे थे आपस में, ऐसे लड़ रहे थे वो दोनों। उसके बाद राजा जी आगे आए, बढ़े राजा, राजा आगे आए, सामने आए फौरन, एकदम जल्दी तुरंत, और कहा बात क्या है। गुरु ने बताया करामात क्या है। तो फिर गुरुजी ने बताया कि वो दोनों क्यों झगड़ रहे हैं, करामात मतलब चमत्कार क्या है, फांसी पर चढ़ना उन दोनों के लिए चमत्कार की बात क्यों है। गुरुजी ने कहा कि चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। जैसे हमारे घर में कोई भी अच्छा काम अगर होता है, पूजा वगैरह, तो उसके लिए हमारे घर के बड़े लोग कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालते हैं, मतलब हम अच्छे समय में अच्छा काम करते हैं। तो इसीलिए गुरुजी ने कहा कि इस समय एक स्पेशल मुहूर्त चल रहा है, स्पेशल समय चल रहा है, और यह स्पेशल समय पहले के जैसा कभी नहीं बना था। और जो भी इस समय में फांसी चढ़ेगा उसे क्या स्पेशल प्राइस मिलेगा, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा। चक्रवर्ती मतलब एक ऐसा राजा जिसके पास पूरा संसार का साम्राज्य हो, वो पूरे संसार का राजा बन जाएगा, जिसका राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ होगा, संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी बनेगा। वो राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा। यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। संसार मतलब पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड। संसार का छत्र क्या होता है, छत्र मतलब छाता। जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, राजा महाराजाओं के सिंहासन के ऊपर एक स्पेशल गोल्डन कलर का छाता टाइप का होता है, उसे छत्र कहते हैं। तो जो भी चक्रवर्ती राजा बनेगा ना, उसके सर के ऊपर पूरे संसार का जैसे छत्र उसके ही सिर के ऊपर तनेगा, उसके सिर के ऊपर सजेगा। जो भी इस समय फांसी पे चढ़ेगा वो पूरे दुनिया का राजा बन जाएगा। जो लालची होंगे वो तो टूट पड़ेंगे उस मौके का फायदा उठाने के लिए। तो राजा जी ने भी वही सोचा। कहा राजा ने बात सच है गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कि बात गर मतलब अगर यही है सच, क्योंकि गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते, वो बड़े ज्ञानी होते हैं। गुरुजी जरूर सच बोल रहे हैं। चक्रवर्ती राजा मैं ही बनूंगा। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। अब अगर कोई मर जाएगा तो वो राजा कैसे बनेगा? चक्रवर्ती राजा तो बहुत दूर अंधेर नगरी का राजा भी नहीं रहेगा। लेकिन अंधेर नगरी के राजा तो अनबूझ थे, उन्होंने इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं। फिर क्या हुआ? चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। राजा जी को फांसी लगा दी गई। राजा जी ने यह सोचा कि अब मैं तो चक्रवर्ती बनूंगा, लेकिन वो मर गया। और उसके मरते ही जो उनकी प्रजा थी, बाकी उनके राज्य के लोग थे, वो बहुत खुश हुए। खुश होके उन्होंने बहुत सारे ढोल नगाड़े बाजा बजाया, क्योंकि उनका मूर्ख राजा अब मर चुका था। मूर्ख राजा के मर जाने पे लोग खुश इसलिए हुए क्योंकि उन्हें अब अजीब अजीब रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा।
और इसीलिए घर घर हर घर में लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस बजाने लगे, सेलिब्रेशन करने लगे, क्योंकि उस अंधेर नगरी का जो राजा था वो अनबूझ राजा था, बुद्धू राजा था, और उस बुद्धू राजा से अब लोगों को छुटकारा मिल चुका था। गुरु भी बच गए थे, चेला भी बच गए थे, और अंधेर नगरी की पूरी प्रजा भी बच गई थी। इस मजेदार सी कविता को लिखा है श्री सोहन लाल द्विवेदी ने। तो बताइए बच्चों, इस मजेदार सी कविता को पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिली? हमें हमेशा हमारे गुरुजी पे भरोसा रखना चाहिए, उनकी बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए और माननी चाहिए। और गुरु के लिस्ट में हमारे टीचर्स ही नहीं, हमारे पेरेंट्स भी आते हैं। और शिक्षा नंबर 2 ये है कि कभी भी लालच में आके ऐसी चीज पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा हमारे दिमाग से सोचना चाहिए और फिर हमारे फैसले लेने चाहिए। तो यहीं पे खत्म होता है हमारा भाग 1 वीडियो। इस कविता के प्रश्नों को हम अपने भाग 2 वीडियो में हल करेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी अपने भाग 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.